हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे एनसीईआरटी सार संग्रह से होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी 2 वीडियो आएंगी। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी और एक सेकंड वीडियो आएगी। तो इन दोनों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू देखना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इनको हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा हमारा, भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। 1906 में गौरी की अचानक मृत्यु पर गौरी के भारतीय प्रदेशों के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थानीय नागरिकों के कहने पर किस जगह सत्ता ग्रहण की थी? उन्होंने की थी लाहौर में। सेकंड रहेगा हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की। ऐबक ने तो कुतुबी की और इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की थी। और बलबन ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी? इन्होंने की थी बलबनी राजवंश की। ठीक है, इनको क्रॉस मार्क जैसे करते हुए चलना कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा, 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को गुलाम वंश का माना जाता है क्योंकि वे एक वंश के नहीं थे और अधिकतर दास थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें आदि तुर्क या इलबरी तुर्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, आरंभिक सल्तनत काल में गुलाम वंश का प्रत्येक सुल्तान स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इन सुल्तानों को मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। मामलुक शब्द का अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई दास से है। मामलुक का अर्थ होता है दास। ठीक है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई दास से है। मामलुक नाम किस इतिहासकार द्वारा दिया गया? ये हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली के प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का ज्ञाता होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? कुरान खां के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपनी उदारता और दानशीलता की वजह से लाख बख्श कहा जाता है? ये कहा जाता है मिनहाज उस सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की, लेकिन इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा करवाया था और उसने प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और वह सूफी संत का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट रहेगा, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिल्लर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? मेहरौली का पिल्लर है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था। इसका शासन में पूछ सकते हैं कि 1206 से 1210 तक शासन किया और इसकी राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट रहेगा, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का कारण क्या था? चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरना। ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था आराम शाह। इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश जो था इलबरी वंश से संबंधित दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय वहाँ कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। नेक्स्ट रहेगा, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और अपनी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। बगदाद के अब्बासी खलीफा के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट रहेगा, इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए वफादार गुलाम अमीरों का दल बनाया था। इस दल को किस नाम से जाना जाता है? इसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा के दल के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल को किसने बनाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और बाद में आगे जाके बलबन ने इसको नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट रहेगा, 1221 में चंगेज़ खां ख्वारिज़म के अंतिम शाह का पीछा करते हुए सिंध पहुंच गया था और शाह ने इल्तुतमिश से शरण मांगी जिसे सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। और ख्वारिज़म के शाह का क्या नाम है? जलालुद्दीन मांग बरनी। नेक्स्ट रहेगा,
इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ को बनाया था? इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और इक्ता शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना का निर्माण किस सुल्तान की देन है? इल्तुतमिश की। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इक्ता शासन व्यवस्था किस सुल्तान ने इक्ता शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना का निर्माण किस सुल्तान की देन है? तो ये इल्तुतमिश की, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी पूछ सकते हैं कि इसने इल्तुतमिश ने कौन सी राजधानी बनाई? ये दिल्ली को। नेक्स्ट रहेगा, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था। कैसा शासक था? तुर्क शासक था, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। और उसके द्वारा प्रारंभ कौन से सिक्के थे? चांदी का टंका और तांबे का जित्तर। ठीक है, तो एक बार पहले पीजीटी एस्टेट पीजीटी लेवल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टंका किस धातु से बना था और जित्तल किस धातु का बना था। तो ये भी याद करना है कि टंका तो चांदी का बनता है और जित्तल है वो तांबे धातु का बनता है। और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, और ये पहला तुर्क शासक था। नेक्स्ट रहेगा, इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की प्रथा को तोड़ा और अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट रहेगा, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। और रजिया के राज्यारोहण में सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। रजिया की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सुल्तान सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था, इसलिए रजिया एक सफल शासक होने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाई थी। एक कुशल शासक के रूप में जानी जाती थी। किस कुलीन शासक के साथ रजिया सुल्तान की समीपता थी? ये थी जलालुद्दीन याकूत के साथ। मोइनुद्दीन बहराम शाह ने नायब-ए मुमलकत नामक नवीन पद की स्थापना की। और सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले किस नेता को प्रदान किया गया था? नायब-ए मुमलकत ये प्रदान किया गया था एतगिन को। मिनहाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी, ठीक है, ये आ गया ना कि तबकात-ए-नासिरी किसको समर्पित की? नासिरुद्दीन महमूद को। तबकात-ए-नासिरी समर्पित की थी नासिरुद्दीन महमूद को। और ये तबकात-ए-नासिरी के लेखक है मिनहाजुद्दीन सिराज। नेक्स्ट आएगा, अलाउद्दीन मशहूद शाह के शासनकाल में बलबन अमीर-ए-हाजिब के पद पर नियुक्त था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वह नायब मुमलकत बना। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां, ठीक है, ऐसे आ सकता है कि भी उलुग खां के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये बलबन को जाना जाता है उलुग खां के नाम से। नेक्स्ट रहेगा, बलबन के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों के दल का नेता कौन था जो बलबन का विरोधी था? ये था इमादुद्दीन रिहान। नेक्स्ट रहेगा, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। और उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। और सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लौ की नीति। ठीक है, इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सुल्तान बलबन ने प्रशासन की कौन सी नीति अपनाई थी? ये अपनाई थी कठोर नीति। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की 2 विशेषताओं में से एक पैगंबर के पश्चात है। के अनुसार सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया होता है। दूसरी विशेषता है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये था नासिरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट रहेगा, बलबन के शासनकाल में वजीर पद का महत्व कम हुआ। नायब के पद को उसने
खत्म कर दिया और उसने अयोग्य सैनिकों को पदमुक्त कर दिया और 40 दल का दमन कर दिया। ठीक है, तो अब ये पूछ सकते हैं 40 दल की स्थापना तो की थी इल्तुतमिश ने, और इस बलबन ने 40 दल का दमन किया था। ठीक है, बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? उसके गुप्तचर विभाग को। नेक्स्ट रहेगा बलबन द्वारा दीवान अर्ज विभाग की स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह आ सकता है बलबन ने की थी, और इसके पीछे का कारण क्या था? ये था मंगोल आक्रमण। नेक्स्ट रहेगा जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये था रामचंद्र देव। नेक्स्ट रहेगा दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं तो उनको तो ये समझना कि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जैसे जो मार्क नहीं कर रखे तो मतलब उनको ये कि एक बार पढ़ के जाना, हो सकता है भाई इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? फसल की नपाई का आधा राजस्व, ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा कौन सी नदी थी? ये थी सिंधु नदी। नेक्स्ट रहेगा कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा ने उनका विरोध किया? ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया धर्म कौन सा सुल्तान चलाना चाहता था? ये चलाना था अलाउद्दीन खिलजी, और उलेमा लोगों ने इनका विरोध किया था। नेक्स्ट रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? ये बना गाजी मलिक। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। कब की थी? 1320 में की थी, और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, क्या है? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन की कठोर नीतियों के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई, और इस मध्यपंथी नीति को बर्नी ने क्या नाम दिया था? रस्म मियान। नेक्स्ट रहेगा गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। किस राज्य को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? वारंगल को। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा या परोपकार, ये संज्ञा किस शासक के लिए दी जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। नेक्स्ट रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? ये था दर्शन में निपुण था। ये भी बहुत कहना मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है कि अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और परोपकारी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, और ये निपुण थे दर्शन में। और सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। और वह अफ्रीकी यात्री कौन था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और जो दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? ठीक है, दिल्ली का काजी को नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और अफ्रीका से आया था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इब्न बतूता द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ये किया गया रिहला या रिहला में। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? ये दिया गया है इब्न बतूता। इब्न बतूता के समय में डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। इतिहासकारों ने दिल्ली के सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया है। मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है विरोधों का मिश्रण। नेक्स्ट रहेगा
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन था। और राजधानी परिवर्तन से देवगिरी को क्या नाम दिया गया था? ये नाम दिया गया दौलताबाद। दौलताबाद किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के। कुतुब इस्लाम की संज्ञा दी गई थी देवगिरी को। और मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के तहत तांबे और मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए गए। इनके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? अत्यधिक विशाल सेना रखना। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि भाई सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग टोकन मुद्रा बनवाई थी? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई टोकन मुद्रा किसने चलवाई थी? ये करवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किस देश का उदाहरण लेकर बनवाई थी? चीन का। खुरासान अभियान के लिए बनी त्रिमैत्री संगठन में मोहम्मद बिन तुगलक और मिस्र के सुल्तान के अलावा कौन शामिल था? ये थे मंगोल शासक तर्माश्रेन शामिल थे। दोआब में कर वृद्धि की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम दिनों में बनाई थी। इस वृद्धि के पीछे का मुख्य कारण क्या था? यह सल्तनत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। दोआब का क्षेत्र जो था ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें सबसे वो क्या था, इसमें कर में वृद्धि कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा केंद्र में दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की गई थी। और किस क्षेत्र से संबंधित था? कृषि क्षेत्र से। इम्पोर्टेंट है ये कि दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक किस क्षेत्र से संबंधित था? कृषि क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में बहाउद्दीन गुरशप और मुल्तान में बहराम किस्लू ने विरोध किया। बंगाल का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन के द्वारा। अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह खुदवाने वाला सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, खुदवाया था अपने सिक्कों पर। उलेमाओं का विरोध मोहम्मद बिन तुगलक के लिए परेशानी का कारण बना, इसलिए सुल्तान द्वारा खलीफा के प्रति सम्मान दिखाना और अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करना किन कारणों से प्रेरित था? ये था राजनीतिक कारणों से। नेक्स्ट रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जैन विद्वान और राजशेखर का सम्मान किया था। यह जैन विद्वान कौन था? ये था जिनप्रभा सूरी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जैन विद्वान और राजशेखर का सम्मान किया था। ये था जिनप्रभा सूरी। नगरकोट विजय हुई 1337 में और कोठन की विजय मोहम्मद बिन तुगलक की एक नवीन विजय थी। नगरकोट आक्रमण के अवसर पर उसने किस मंदिर को नष्ट कर दिया था? ज्वालामुखी के देवी मंदिर को। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों और होली में भाग लेता था? इम्पोर्टेंट है ये कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक, और जो खासकर होली में लेता था। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक 1351 में। फिरोज शाह तुगलक ने कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान करते हुए 23 जो कर थे वो समाप्त कर दिए और शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लगाए गए थे। ये 4 कर थे खरात, जकात, जजिया और खुम्स। खरात, जकात, जजिया और खुम्स, ये 4 कर छोड़े थे और सारे कर इन्होंने समाप्त कर दिए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहर प्रणाली का निर्माण किया गया और सिंचाई कर भी लगाया गया। ठीक है, सिंचाई कर, नहर प्रणाली का निर्माण, ये कैसे ऐसे पूछ सकते भी, नहर प्रणाली का निर्माण किसने किया और सिंचाई कर भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको क्या कहलाता है? सिंचाई कर कहलाता है हक ए शर्म। ठीक है, किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक से। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट रहेगा,
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सरकारी पदों को वंशानुगत करने और वेतन के रूप में जागीरें प्रदान करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सरकारी पदों को तो वंशानुगत किया गया था और वेतन के रूप में इन्हें जागीरें दी जाती थी। ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजा, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद नामक 3 प्रसिद्ध नगर बसाए थे। फिरोजा, जिसे हिसार के नाम जाना जाता है आज के दिन, और जौनपुर और फिरोजाबाद। उसने जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में करवाई थी? अपने भाई जोना खां की स्मृति में। किसने करवाई थी? मोहम्मद बिन जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये था हुसैन शाह। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किन क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरें खुदवाई गई थी? हांसी और हिसार के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ पे नहरें खुदवाई थी। नेक्स्ट रहेगा फिरोज ने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग किससे संबंधित था? मुसलमान अनाथ स्त्रियों, विधवाओं की आर्थिक मदद के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राज्य के शासन में इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग को प्रधानता दी थी? उलेमा वर्ग को प्रधानता दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा मध्यकालीन भारत में प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। सर्वप्रथम लोक कल्याण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद जरूर इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलना कि प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, और फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा, एक खैराती अस्पताल को कहा जाता था, इनकी स्थापना की थी। और दिल्ली का वह सुल्तान कौन है जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। और टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लिख के आया था? फिरोज शाह तुगलक लिख के आए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक लिख के आए थे। ये सारे के सारे जो मार्क करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीटेड होते हैं जो एग्जाम। नेक्स्ट रहेगा फिरोज शाह तुगलक के शासन के बाद क्रमशः गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुगलक सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुगलक सुल्तान था। सल्तनत काल के इतिहास में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य कौन से वंश का था? तुगलक वंश का। ठीक है, ये पूछ सकते हैं भी सबसे ज़्यादा विस्तृत तुगलक वंश का साम्राज्य था। तुगलक वंश दिल्ली में शासन किया था। और दूसरा मतलब सबसे लंबा टाइम भी नहीं कर रहा है। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तैमूर ने आक्रमण किया था, नासिरुद्दीन महमूद के समय में किया था। अब नेक्स्ट रहेगा सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र का था। इसने तैमूर को सहायता प्रदान की थी और तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दियालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। तैमूर के जाने के बाद खिज्र खान ने स्वयं को उत्तर पश्चिम का वायसराय घोषित कर लिया और इसने सुल्तान की उपाधि के स्थान पर कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। लोदी ने इसे गद्दी से उतार दिया और लोदी वंश की स्थापना की। लोदी को खाना की उपाधि किसने प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने। ठीक है, मोहम्मद शाह ने लोदी को खाना की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट रहेगा बहलुल लोदी गाजी ने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। वह अफगानों को किस शाखा से संबंधित था? शाहू खेल से। सिकंदर शाह लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह लोदी। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने व व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए किस शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की थी? सिकंदर लोदी ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी किस सुल्तान ने स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के समय प्रचलित नाप के पैमाने गजे सिकंदर की लंबाई कितनी थी? 30 इंच। ठीक है, 30 इंच थी। फरहंगी सिकंदरी क्या है? ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा सिकंदर लोदी के किस उपनाम से कविता की रचना करता था? सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से अपनी कविता की रचना करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलरुखी के नाम से। ये पूछ सकते हैं कि गुलरुखी के नाम से कौन अपनी कविता की रचना करता था? ये थे सिकंदर लोदी। इस क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा 1517 से 18 के मध्य लड़ा गया घटोली का युद्ध। ठीक है, किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। अब ये पूछ सकते हैं कि घटोली का युद्ध कब हुआ? 1517 से 18, जैसे मैचअप करना पूछ सकते हैं। घटोली का युद्ध 1517 से 18 में हुआ था। और किस के बीच हुआ था? ये इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट रहेगा इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़े गए पानीपत के युद्ध में लोदी की हार ने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। पानीपत की लोदी वंश का अंत हुआ था। ये पूछ सकते हैं कि लोदी वंश का अंत कब हुआ था, किस लड़ाई के बाद हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत के युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हो गया था। और यह युद्ध कब लड़ा गया? अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट रहेगा अफगानों की शासन व्यवस्था राजवंशी थी या कुलीन तंत्रीय? तो ये थी कुलीन तंत्रीय। बहलोल लोदी ने मसनद-ए अली किसे कहा है? अमीरों को मसनद-ए अली कहा है। वह प्रथम अफगान शासक कौन था जिसने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार किया था? सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में है। दिल्ली शासकों द्वारा सुल्तान की उपाधि प्रारंभ की गई। प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी ये थी महमूद गजनवी। याद रखना कि प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? महमूद गजनवी था। बलबनी वंश का अंत खिलजी क्रांति से होता है और इसके बाद एक सजातीय वर्ग से विषम जातीय वर्ग के पास शक्ति हस्तांतरित और यह घटना 1290 में घटी थी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको ध्यान से देखना और वैसे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने से पूर्व कुलीन तंत्रीय आधार पर आधारित शासन का अंत होता है और इसका पुनः प्रारंभ के शासक के आगमन से होता है बहलोल लोदी के। राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? ये कहा था बलबन ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजा देवत्व का अंश होता है और उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये कहा था बलबन ने। मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक संरचना मुख्यतः अरबी पद्धति पर आधारित थी। सैन्य संगठन का आधार क्या था? तुर्क मंगोल पद्धति थी। नेक्स्ट रहेगा सल्तनत काल में राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा के स्थान को क्या कहा जाता था? चर्चा के स्थान को कहा जाता था मजलिस ए खलवत या मजलिस ए आम। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा सल्तनत काल में राज्य का मंत्री कहलाता था। सल्तनत काल में राज्य का मंत्री क्या कहलाता था? राज्य का मंत्री कहलाता था दीवाने राज्य का सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था और उसके शासनकाल को क्या कहा जाता था? दीवाने वजारत कहा जाता था। वजीर की सहायता के लिए नायब वजीर और मुस्तफा मुमालिक, मुशरिफ मुमालिक, मजूमदार और खानिज होते थे। इनमें से कौन सा पद कोषाध्यक्ष संबंधित था? खानिज। आरिज मुमालिक का मंत्रालय दीवानी आरिज कहलाता था। यह विभाग किससे संबंधित था? ये सेना और रक्षा मंत्रालय से संबंधित था। आरिज मुमालिक का मंत्रालय था दीवान ए आरिज कहलाता था। ठीक है, दीवान ए आरिज पूछ सकते हैं कि किसे था? सेना और रक्षा मंत्रालय से। सल्तनत काल में शाही फरमान किस मंत्रालय से जारी होते थे? दीवान ए इंसा से। ये होता था दीवान ए इंसा होता था शाही फरमान दिल्ली सल्तनत में शाही फरमान से। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा सल्तनत काल में किस विभाग का संपूर्ण धन केवल मुस्लिम जनता के लाभ के लिए व्यय किया जाता था? सद्र उश शुदूर का। नेक्स्ट रहेगा वरीद मुमालिक किस विभाग का प्रधान था? ये था सूचना एवं गुप्तचर विभाग का। ठीक है,
वरीद ममालिक पूछ सकते हैं, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का। सल्तनत काल में वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे अब, ठीक है। किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के वंश का के विनाश का श्रेय दिया गया है? बलबन को, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना कि चिहलगानी के वंश का श्रेय के विनाश का श्रेय दिया गया है बलबन को, और इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट आएगा, सल्तनत काल में इक्तादारों के एक इक्ता से दूसरे में स्थानांतरण की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? ये इल्तुतमिश ने अपनाई थी। नेक्स्ट आएगा, बलबन ने आय व्यय का सही अनुमान लगाने के लिए इक्तादारों के साथ एक अन्य अधिकारी की भी नियुक्ति की थी, ये था ख्वाजा। सल्तनत काल में जिलों को क्या कहा जाता था? सिख कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। सिखों के शासक क्या कहलाते थे? सिकदार कहलाते थे। जिलों को तो सिख कहा जाता था और उसके शासक को सिकदार कहा जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम के मुख्य अधिकारी थे पटवारी या लेखाकार, और चौधरी खुत मुकदम थे जो लगान वसूल करने में मदद करते थे। खुत मुकदम चौधरी क्या थे? ये मुखिया होते थे, ठीक है। क्या होते थे? मुखिया। सल्तनत काल में सैन्य संगठन किस पद्धति पर आधारित था? तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। सल्तनत काल में सैन्य, ये तो कुछ खास नहीं। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मलिक होता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी था मलिक। सैनिकों की सीधी भर्ती, स्थायी सेना का गठन, सरकारी खजाने से नकद भुगतान किस सुल्तान के शासनकाल से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी से। इम्पोर्टेंट है। सैनिकों की सीधी भर्ती की जाती थी, स्थायी सेना का गठन किया, और सरकारी खजाने से नकद भुगतान दिया गया था इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय। और घोड़े दागने की प्रथा का प्रारंभ करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। सल्तनत काल में सैनिक अधिकारियों और उनके अधीनस्थ सैनिकों के वेतन का विवरण किस शासक के समय पहली बार प्राप्त होता है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट रहेगा, अर्थव्यवस्था न्याय और दंड व्यवस्था से संबंधित है। इस्लामी कानूनों की व्यवस्था करने वाले विधिवेत्ता क्या कहलाते थे? मुजतहिद। ये रहेगा इंपॉर्टेंट कि तर्क और विश्लेषण पर आधारित कानून की व्याख्या क्या कहलाती थी? कयास। इंपॉर्टेंट है, तर्क और विश्लेषण पर आधारित कानून की व्याख्या कयास कहलाती थी। भारत में तुर्की सुल्तानों की आर्थिक नीति किस ढांचे पर आधारित थी? हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांत पर। कृषि भूमि जो केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी, जिससे वसूल किए जाने वाले लगान को सीधे केंद्रीय राजस्व में जमा किया जाता था, वो कहलाती थी खालसा भूमि। इम्पोर्टेंट है कि खालसा भूमि क्या होती थी? केंद्रीय भूमि होती थी। कृषि भूमि जो केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिससे वसूल की जाने वाली लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता था, ये होती खालसा भूमि। खालसा के अधीन क्षेत्र जिसे वेतन के बदले सैनिक और असैनिक अधिकारियों तथा अमीरों को आवंटित किया जाता था, वह कहलाता था इक्ता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार के लिए मुक्ता और वली से राजस्व से जुड़े समस्त अधिकार वापस लेकर एक नए अधिकारी को दिए। ये अधिकारी थे वली उल खराज, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, भू राजस्व निर्धारण की वह पद्धति जिसमें वास्तविक उपज से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था, वो कहलाती थी बटाई। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बटाई के बारे में कुछ नोट दिया गया है कि बटाई के अलावा भू राजस्व निर्धारण की अन्य पद्धतियों में मसाज, जिसमें भूमि के पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था, और मुक्ताई जो कि लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली होती थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, और भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। संपूर्ण साम्राज्यों को एक ही कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाले मुगल सम्राट थे मोहम्मद बिन तुगलक। संपूर्ण साम्राज्यों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी सुल्तानों के काल में खालसा भूमि का क्षेत्र कम होने का कारण क्या था? अफगान सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान करना। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, रहट उपकरण का प्रथम प्रसार मूलतः भारत के बाहर पश्चिम में हुआ। मध्यकालीन भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख अरहर नाम से जाना मिलता है, और दिल्ली सल्तनत के युग में इसका प्रारंभ हुआ। रहट का प्रथम विस्तृत विवरण मिलता है बाबर नामा में।
ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि रेड का विस्तृत वर्णन कहाँ पे मिलता है, हमें बाबरनामा में मिलता है। भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख किसमें मिलता है, चरखे का लिखित उल्लेख मिलता है इसामी की फुतुहुल सलातीन में। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जैसे ये पूछ सकते हैं फुतुहुल सलातीन किसकी रचना है, इसामी की। और इस चरखे का पहला लिखित उल्लेख किसमें मिलता है, इसामी की फुतुहुल सलातीन में। नेक्स्ट रहेगा भारत में चरखे के वास्तविक प्रादुर्भाव का समय था 12वीं से 14वीं शताब्दी। और रेशम के कीड़े पालने की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी, सल्तनत काल में प्रारंभ हुई थी। 7वीं से 10वीं शताब्दी तक का युग भारत और अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्णकाल कहा गया है। इस समय व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था, तुजारे खास कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा हिंदुस्तान में कौन से शासक स्वयं ही व्यापारी थे, ये थे लोधी शासक जो स्वयं ही व्यापारी थे। नेक्स्ट रहेगा देवल गुजरात व्यापारी दृष्टि मध्यकाल में माना गया है, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का कार्य भी करता था, तो यहाँ करता था ये। सल्तनत काल में बंगाल व्यापारिक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था, बंगाल था चावल और रेशम के लिए। नेक्स्ट रहेगा सल्तनत काल में विभिन्न देशों से मंगाए जाने वाले व्यापारिक माल में घोड़ों का आयात सर्वोपरि था। तुर्किस्तान और ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख किन शासकों ने किया, इब्न बतूता और मार्को पोलो ने किया। किस सल्तनत दिल्ली सल्तनत कालीन शासक के सिक्कों पर एक तरफ शासक का नाम और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित है, तो ये मोहम्मद गौरी की सिक्कों पर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ सकते हैं कि ऐसे मतलब जो सिक्के किसने चलाए थे जिसमें एक तरफ तो देवी लक्ष्मी की आकृति थी और एक तरफ शासक का नाम था, तो ये मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट रहेगा एडवर्ड टॉमस ने धनवानों का युवराज की सल्तनत सुल्तान को कहा क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट रहेगा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में विद्रोह किसके शासनकाल में किया था, ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में विद्रोह किया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जितल किन धातु के बने थे, आया हुआ क्वेश्चन है, चांदी और तांबा के बने हुए थे। ठीक है, चांदी और तांबा के बने हुए थे टंका, ससगनी और जितल। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम हुआ था इल्तुतमिश के सिक्कों पर हुआ था। नेक्स्ट रहेगा दिल्ली सल्तनत की राज की दरबारी भाषा थी फारसी थी। सारे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, चचनामा में कौन सी विजय की इतिहास का रिकॉर्ड है, अरब विजय का। गुलाम वंश के सुल्तान किस मुल्क के थे, इल्बरी तुर्क के। और सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे, ये तुर्क के थे। बादशाह की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तुर्कों ने किया था। और दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे, ये कहलाते थे उलेमा। ठीक है, इनको एक बार दो बार रिपीट कर लें तो फिर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी में किसको छोड़कर सभी के समसामयिक थे, ये थे इल्तुतमिश के। और ऐसा कौन सा राजा था जिसने हाथी की अनुमति नहीं दी थी अपने दरबार में, वो था बलबन। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट रहेगा तारीख़ मुबारक शाही का लेखक था याहिया सरहिंदी। आया हुआ क्वेश्चन है कि तारीख़ मुबारक शाही, ये ज़्यादातर क्वेश्चन ना मैचअप करने देते हैं। ये तो जैसे तारीख़ मुबारक शाही का लेखक है याहिया बिन सरहिंदी। ठीक है, इसके शासनकाल में था ये सैयद वंश में। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, 12वीं शताब्दी में। और हनौज दिल्ली दूर अस्त मीन्स दिल्ली अभी दूर है, ये टिप्पणी किसने की थी, निजामुद्दीन औलिया ने। आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हनौज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, ये की थी निजामुद्दीन औलिया ने। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक गेहूँ, जौ, मक्का और चना में से किसकी खेती नहीं करते थे, ये मक्का की खेती नहीं करते थे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।